नमो नारायण किताबी चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं जिस किताब की बात करने जा रही हूँ वो बीते हुए कल के सुप्रसिद्ध पत्रकार अरुण शौरी की किताब द कमिश्नर ऑफ लॉस्ट कॉजेज है। पेंगुइन रैंडम हाउस पब्लिकेशन से 2022 में छपी हुई 600 पन्नों की किताब बाजार में 619 रुपए में उपलब्ध है। अभी की नई पीढ़ी अरुण शौरी को शायद लेखक के रूप में जानती हो, लेकिन अरुण शौरी भारत के सबसे बहादुर बेबाक पत्रकारों में से एक हैं। यह मेरी समझ में उस लीग में सर्वश्रेष्ठ हैं। रामनाथ गोयनका, जिनकी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में शौरी ने सबसे लंबे समय तक काम किया था, वो कहा करते थे ये मेरे पत्रकारिता का पागल घोड़ा है। इस किताब का शीर्षक भी गोयनका से ही जुड़ा है। एक बार स्टोरी करने के बाद शौरी अपने कमरे में बैठे थे और बहुत खुश रामनाथ गोयनका आए और उन्होंने कहा कि मैं अब तुम्हारे केबिन के बाहर एक नेम प्लेट लगवा दूंगा जिसमें लिखा होगा द कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज। ये किताब उनकी पत्रकारिता की यात्रा, जीवन की यात्रा पर ले जाती है। और ये किताब वहां जाकर खत्म होती है जहां अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको अपनी कैबिनेट में ले लिया था। ये कोई नॉस्टैल्जिक टूर नहीं है उनकी यादों का। इस किताब में उन्होंने एक इतिहास सुनाने की कोशिश की है, एक इनसाइडर के अकाउंट के तौर पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि शौरी ने वो समय देखा ही नहीं, उसको जिया, बल्कि उस समय को जो लोग शेप कर रहे थे बहुत हद तक वो उसके साथ थे। इतिहास को देखने के साथ साथ उन्होंने अपने भविष्य के विजन के बारे में बात करी है। और शौरी जब आए भारत, वर्ल्ड बैंक में काम करते थे उस समय और वॉशिंगटन में रहते थे। 1972 में वो भाभा फेलोशिप पे भारत आए। उन्होंने प्लानिंग कमीशन में भी काम करना शुरू किया और वहीं से उनकी पत्रकारिता की यात्रा शुरू हुई। 1979 में उन्होंने एग्जीक्यूटिव एडिटर की तरह इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन किया। इस बीच में शौरी और भी अखबारों की सैर कर आए थे, लेकिन कहीं भी उनको खुलकर अपना काम करने का वैसा वातावरण नहीं मिला जो उनको रामनाथ गोयनका इंडियन एक्सप्रेस में दे सकते थे। यहाँ पे ये मानना पड़ेगा कि उस किताब में जितना उन्होंने अपने बारे में लिखा है उसी तरीके से उन्होंने रामनाथ गोयनका के बारे में भी लिखा है। रामनाथ गोयनका के बारे में उस किताब को पढ़ के मैंने जो जाना कि वो एक बहुत प्रतिबद्ध और बहादुर आदमी थे। खैर, उन्होंने एक किस्सा लिखा है कि एक बार उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया जब ज्वाइन किया तो उसके मालिकों में से किसी ने मीटिंग में कहा कि देखिए, अखबार हमारे लिए पत्रकारिता नहीं है, अखबार हमारे लिए बिजनेस है। इस घटना के बाद उनका मन उस अखबार से उचट गया और वापस वो इंडियन एक्सप्रेस में आ गए। अरुण शौरी जैसे क्रांतिकारी जो पत्रकार होते हैं, उन्हें जिस तरह से काम करने के लिए स्वतंत्र माहौल चाहिए होता है, मैनेजमेंट का विश्वास चाहिए होता है, वो उनको गोयनका के अलावा और कोई दे नहीं सका। इसीलिए और किसी भी अखबार में उनका मन लगा नहीं। इमरजेंसी के दौर ठीक पहले रामनाथ गोयनका और इंदिरा गांधी की बड़ी लड़ाई चल रही थी और इमरजेंसी में रामनाथ गोयनका को तोड़ने की इंदिरा गांधी ने पूरी कोशिश की थी। और उसके बाद भी और उस समय भी उनको एक ऐसा पत्रकार चाहिए था जो कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार की नाक में दम कर दे। और इस काम को बखूबी अरुण शौरी ने किया। और इनकी ये लड़ाई कब तक चलती रही? जब तक कि गोयनका साहब की खुद की मृत्यु नहीं हो गई, तब तक उनकी सरकार से ये लड़ाई चलती रही। शौरी के क्रेडिट में कम से कम एक प्रधानमंत्री और 3 मुख्यमंत्री बदलना है। उन्होंने कई एक केस सिर्फ अपनी कलम से ही सॉल्व कर दिए थे। भागलपुर के दंगे, अपराधियों का आग फोड़ कांड जिसमें बाद में सिनेमा भी बना था, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पे उसको सुलझाना उनका सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट है मेरी नजर में। इसके अलावा महाराष्ट्र में इंदिरा गांधी के नजदीकी अब्दुल रहमान अंतुले ने प्रतिभा प्रतिष्ठान के घोटाले को बाहर लाना भी बड़ी बहादुरी का काम था। ऐसे बहुत से केसेस के बारे में शौरी ने अपने नजरिए से दिखाया है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के शौरी मसीहा बन गए थे। उनकी ये प्रवृत्ति कभी कभी उनको ओवरबोर्ड भी ले जाती थी। उनके कुछ पुराने सहकर्मी ये मानते हैं कि वो पहले तो अखबार की हेडलाइन डिसाइड करते थे, बाद में उसको प्रूव करने के लिए फैक्ट्स इकट्ठे करते थे। अपने सहकर्मियों और नीचे वालों को भी वो यही करने के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन ये आदत अक्सर उनके अंदर की ऑब्जेक्टिविटी को खत्म कर देती थी। और अरुण शौरी ने बोफोर्स प्रसंग में खुद भी इस आदत के बारे में कहा है। उन्होंने कहा कि जब गोयनका और अपने साथियों के साथ बहुत नजदीक से इस केस में वो काम कर रहे थे, जिसमें उनको ऐसा लगता था कि राजीव गांधी और उनके साथियों ने बोफोर्स से किकबैक लिया है, उसका सबूत जुटाते जुटाते लोग चंद्रा स्वामी से मिले। चंद्रा स्वामी जो एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, जिसको बाद में स्वयं कॉनमैन कहते थे, और उसके पीछे ये बहुत दिनों दुनिया के कई कोनों में लगे लगे घूमते रहे कि कोई सबूत मिल जाए। आखिर में चंद्रा स्वामी ने इनको एक नंबर दिया और कहा यह स्विस बैंक के उस अकाउंट का नंबर है जहां बोफोर्स की घूस को जमा किया गया था। ये तो शौरी एंड कंपनी के लिए एक जैकपॉट की तरह था। वही खबर विश्वनाथ प्रताप सिंह को लगी और उसको ले उड़े। उसी के बल में उन्होंने एक चुनी हुई सरकार गिरा दी। लेकिन बाद में पता चला वो नंबर तो बोफोर्स के एक ऑफिसर का टेलीफोन नंबर था, कोई भी अकाउंट नंबर नहीं था।
अब ये आप चीज देखिए कि ये कितनी बड़ी असफलता थी कि उन्होंने एक ऐसी चीज जुटाई जो पूरी वो था ही नहीं, जिसको वो दिखाया गया, जिसको वो प्रोजेक्ट किया गया और पूरा देश हिल गया, सरकार गिर गई। दरअसल वो खुद कहते हैं कि वो अपर कॉनमैन हमको किस तरह से बेवकूफ बना गया। हमको ऐसा लगता भी था कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं वहां हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। दरअसल कुछ खोज निकालने की जिद और पहले हाइपोथेसिस बनाकर बाद में उसको प्रूव करने की जो जिद थी, उसकी वजह से उनको इतनी बड़ी असफलता मिली। इसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बात की है। शौरी ने ऐसे बताया है कि राजनीति एक बहुत घटिया चीज है जो न तो उनके जाने लायक है और न उनका उसमें कोई जाने का इरादा था। लेकिन बाद का जब उनका राजनीतिक जीवन आज तक का मैं देखती हूं तो ऐसा लगता नहीं है कि वो किसी के कहे सुने में राजनीति में आए थे। वो बड़े आराम से आए और आज भी उसको एंजॉय करना चाहते हैं। कुल मिला के किताब एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह है जो उस समय के बारे में बताती है। ये शौरी की ईमानदारी है कि उन्होंने अपने करियर के हाई पॉइंट्स की बात करी है तो उन्होंने अपनी कमी की बात भी उतनी बेबाकी से की है। कुल मिला के एक कैप्टिवेटिंग किताब हो सकती थी अगर इसे सही तरीके से एडिट किया जा सकता और लंबे लंबे बोरिंग डिटेल्स हटाए जा सकते। लेकिन ऐसा लगता है कि इस किताब के एडिटर को, इस वेटरन एडिटर की किताब को एडिट करने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। वैसे मैं इस किताब को 10 में से 8 नंबर दूंगी और आप भी स्वतंत्र भारत में घटे इतने इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम के बीच की घटनाओं का जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। अगली बार इस शो में फिर एक किताब के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।